क्या विशाल मिश्रा में ऐसा है जो मनोज मुंतशिर अपनी सारी खूबसूरत रचनाओं को विशाल की तरफ मोड़ना चाहते हैं? मैं विशाल को तब से जानता हूँ जब विशाल को शायद उनकी बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं जानता था, और आज विशाल को पूरा देश जानता है। जो नहीं बदला है भैया पाए लागू, ये उन्नाव का लड़का बात कर रहा है। जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। पहली तड़प ये होती है कि क्या मैं ये वर्ड्स इमोट कर पाया। सवेरा होता है किसी की करवट से, आप देखो सवेरा होता है करवट बदलता हुआ इंसान आपको नजर आएगा किसी की करवट। दैट इज व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट दैट पर्सन। मेरे एक पॉडकास्ट पे अनु मलिक ने कहा कि सोनू निगम जैसा गुड़ी सिंगर मुझे विशाल मिश्रा में दिखता है। हाँ। और अनु जी ने ही संदेश से आते गवाया था। हाँ। उस दौर में जब कुमार सानू उदित नारायण का राज था। हाँ। उस दौर में सोनू जी से गाना गवाया था, रूप कुमार जी से। तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये है कि सोनू जी के जूतों को अगर कोई फिल कर सकता आज की जनरेशन में तो विशाल है। आपने भी कहा कि तेरी मिट्टी के बेटे हम विशाल से भी गंवाना चाह रहे थे। आपका एक विशाल के प्रति आकर्षण हमने देखा भी है। जी। अपार्ट फ्रॉम व्यक्तिगत रिश्ता, प्रोफेशनल रिश्ते को ध्यान में रखते हुए क्या विशाल मिश्रा में ऐसा है जो मनोज मुंतशिर अपनी सारी खूबसूरत रचनाओं को विशाल की तरफ मोड़ना चाहते हैं? विशाल उन्नाव की आवाज है और विशाल नहीं बनना चाहते हैं लॉस एंजलिस की आवाज, न्यूयॉर्क की आवाज। नहीं बनना उसको। विशाल की वो यात्रा ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी स्पेशल अबाउट दैट पर्सन। आप विशाल से मिले, विशाल की बॉडी लैंग्वेज आप देखें। मैं विशाल को तब से जानता हूं जब विशाल को शायद उनकी बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं जानता था, और आज विशाल को पूरा देश जानता है। तो मैंने कुछ तो यात्रा देखी ना विशाल की। जो नहीं बदला है वो ये था, भैया पाए लागू। ये भैया पाए लागू तब भी था, ये भैया पाए लागू अब भी है। ये उन्नाव का लड़का बात कर रहा है। रॉक स्टार, ओढ़ी हुई शोहरत, ओढ़ी हुई कामयाबी, ये तो खत्म कर देती है लोगों को। मैं इस बात से बहुत खुश हूं और विशाल के पास मैं हूं कि जब मुझे कभी ऐसा कुछ दिखेगा तो डांटने के लिए मैं हूं कि दैट इज नॉट यू। विशाल जब किसी गाने को अप्रोच करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये नहीं होती है कि मेरे कितने नोट सही हिट होने चाहिए। वो तो हिट होंगे ही, बड़ा कलाकार है, बड़ा कलाकार सही करता है। विशाल की पहली तड़प ये होती है कि क्या मैं ये वर्ड्स इमोट कर पाया, ये एक्सप्रेस कर पाया। जो लिखा हुआ है कि किसी ने धीरे से कहा था लौट आना, सवेरा होता है किसी की करवट से, आप देखो। आप वो गाना हम शायद प्ले नहीं कर सकते कॉपीराइट की वजह से, लेकिन लोगों से मैं कहता हूँ वो गाना जाके आप खाली वो सवेरा होता है किसी की करवट से, वो करवट बदलता हुआ इंसान आपको नजर आएगा अदायगी में। ये रफ़ी साहब करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि रफ़ी साहब के गाने दुनिया को इसलिए पसंद थे क्योंकि लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड क्या गाया जा रहा है। रफ़ी साहब मेरे लिए तमिल तेलुगु गाना गा दें, बड़ी सुंदर भाषाएं हैं लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं उसमें भी समझ जाऊँगा कि मोहम्मद रफ़ी ने क्या गाया है। वो खूबी आपको दिखती है सोनू निगम में, वो खूबी आपको दिखती है विशाल मिश्रा में। मुझे लगता है कि घर का बावों के में विशाल सबसे करीब थे सोनू निगम साहब के, या वो अदायगी थी जो एक मिट्टी की कहते हैं ना छोटे शहरों की खुशबू जो होती है उस गाने में। हाँ। विशाल वो उसके आसपास थे, जो क्योंकि विशाल बहुत एक्साइटेड थे उस गाने को लेके। मुझे अभी भी याद है बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली थी और हर रात हम रात भर बैठे कपड़ा लेते थे कि भाई कैसा गाया, इसने कैसा गाया, और ऑनेस्ट फीडबैक देना। तो मैंने उनसे बात कही थी, मैंने कहा कि मुझे सबसे बेहतरीन सोनू साहब लगे, और मुझे ऐसा लगा कि विशाल उस गाने की आत्मा को समझ के सोनू निगम के काफ़ी करीब थे। देखिए मैं एक बात कहूँ, इसलिए भी करीब थे क्योंकि विशाल की ज़िंदगी में जो 2-4 भगवान हैं उनमें से एक सोनू निगम भी हैं। तो सोनू निगम विशाल के भगवान हैं, और ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। तो विशाल के लिए ये बहुत बड़ा मौका था कि अपने भगवान के साथ आप गा रहे हैं, और पहला ही अंतरा था। सोनू जी ने मुखड़ा गाया और जो फर्स्ट अंतरा आता है वो विशाल की आवाज़ हिट करती है। मुझे लगता है कि जो उनके मन में श्रद्धा रही होगी उस गीत के लिए और सोनू जी के लिए, वो सब उमड़ के उस अंतरे में आ गई। और मैं अपना फेवरेट तो नहीं चुन सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि विशाल का अंतरा मेरी रिपीट प्लेलिस्ट में रहता है। ख्वाब देखिए ख्वाब पूरे होते हैं। ख्वाब पूरे होते हैं, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। 97 में पहली बॉर्डर आई थी, ये भी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया इसका। मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारा शहर प्रयागराज। 30 रुपए का टिकट मिलता था चंद्रलोक थिएटर में। चंद्रलोक थिएटर बहुत प्रेस्टिजियस थिएटर हुआ करता था उस ज़माने के हिसाब से, और बाकी बहुत सारे थिएटर्स थे जो नकली प्रिंट्स में फिल्में दिखाया करते थे तब, तो वहाँ फिल्में पहुँचती नहीं थी
इलाहाबाद जैसी जगह पे फिल्में आखिर में आती थीं, और अगर नई फिल्म कोई रिलीज़ होती थी तो अक्सर नकली जो कि स्मगल्ड प्रिंट्स होते थे उनसे दिखती थी, काली पीली, कलर सही नहीं आते थे, ऑडियो सही नहीं आता था। चंद्रलोक वॉज ऑलवेज लाइक अपराइट कि सही पिक्चर दिखाएंगे, महंगी होगी पर हमारे यहाँ सही पिक्चर देखने को मिलेगी। एक ही जगह लगी बॉर्डर चंद्रलोक में, 30 रुपये का टिकट, और 30 रुपये बहुत ज़्यादा थे 97 में मेरे जैसे एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए। मैंने जाके किसी तरह सारे अपने खर्चे एक तरफ किए, मैंने कहा पिक्चर तो देखेंगे, क्योंकि वो संदेशे आते हैं गाना हम सुन चुके थे। पिक्चर देखी, और पिक्चर देख के मैं पागलों की तरह रोया। और जब वो गीत आता है हरिहरन साहब का, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, वहाँ तक आते आते मेरे आंसू बांध तोड़ चुके थे। मैं थिएटर से बाहर निकला, मुझे आज भी याद है 12 से 3 का शो देखा था, और थिएटर से निकलने के बाद मैं सिविल लाइंस में टहलता रहा, क्योंकि वो पिक्चर मुझ पर भूत की तरह सवार हो चुकी थी, छोड़ नहीं रही थी। और वो लड़का जिसके लिए 30 रुपये इतनी ज़्यादा रकम थे, उसने 6 से 9 का शो फिर से देखा, फिर से 30 रुपये देके। मुझे नहीं पता था कि 29 साल बाद ये फिल्म दोबारा बनेगी, और इस बार यही गीत मैं लिख रहा हूँगा। तो सपने सच होते हैं। तो चलिए मैं एक सेल्फ इंस्पेक्शन का एक ऑप्शन देता हूं आपको। मैं जावेद साहब, अनु मलिक ने 97 में बॉर्डर कंपोज की थी जी, वाह। 2026 में मिथुन मनोज मुंतशिर ने रिकम्पोज की। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सवाल था कि क्या उस लेगेसी को ये टच कर पाएगी, उससे आगे निकल पाएगी, उसके आसपास पहुंच पाएगी। अब मनोज मुंतशिर समाज के सारे फीडबैक देखने के बाद बॉर्डर 2 में अपने और मिथुन के काम को अनु मलिक जी और जावेद साहब के काम के कितने करीब, कितने पास, कैसे उसका आकलन ईमानदारी से करते हैं? जावेद साहब और अनु मलिक ने जो किया वो ओरिजिनल था, वो उस दौर के लिए बहुत नया था। उसकी कोई तुलना मनोज मुंतशिर और मिथुन के काम से नहीं है। और मैं जानता हूँ ये बात मिथुन भी कहेंगे, ये मैं किसी ह्यूमिलिटी में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ। आज अगर आप मिथुन से ही सवाल पूछेंगे तो वो अनु मलिक और जावेद साहब के ही गाने चुन लेंगे। अपने गानों को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी तो है। मैं अपने गानों को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ। मुझे अपना कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं सच बताऊँ आपसे तो, क्योंकि मुझे हर 10 दिन पे लगता है इसमें तो ये थॉट भी आना चाहिए था, ये भी आना चाहिए था, मैंने काम चोरी की। मैं अगर 2 घंटे और दे देता ना तो मैं ये भी लिख देता इस गाने में। तो मैं सही आदमी नहीं हूँ ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मुझे एक हद के बाद मैं अपने काम से बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ। आप मेरा फ़ोन अभी उठा के देखें और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 250 प्लेलिस्ट होंगी मेरे स्पॉटिफाई पे, एक भी मनोज मुंतशिर हिट्स की नहीं है। स्पॉटिफाई ने मेरी प्लेलिस्ट बनाई है, मल्टीपल प्लेलिस्ट मेरी बनाई हुई है, मैं सब्सक्राइब नहीं करता, मैं अपने गाने नहीं सुनता। तो मैं अपने गानों को बहुत सीरियसली भी नहीं लेता। मेरे गाने लोगों के लिए हैं, आप सुने, आपको लगे कि कुछ आपको उनसे मिला, कुछ आपको एक नई रोशनी मिली, आपने मेरे गानों के साथ प्यार किया, आपने मेरे गानों के साथ आंसू बहाए, मैं खुश हूँ। चलिए मेरा काम खत्म है। इसको नए सिरे से फ्रेम कर लेता हूँ मैं। मनोज मुंतशिर और मिथुन शर्मा के 5 गाने जो आप रिकमेंड करना चाहोगे कि ये सुनो, इससे खूबसूरत कुछ नहीं। फिर भी तुमको चाहूँगा, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट, मुझे इस गाने से अलग इश्क है। एक गीत है जो बहुत कम लोगों ने सुना है, बड़ा सुंदर गीत है। एक फिल्म आई थी राधे श्याम प्रभास की, उसमें हमारा एक गीत आशिकी आ गई। नहीं, सोच लिया। सोच लिया। हाँ, आशिकी तो मिथुन ने खुद ही लिखा था। अच्छा, ये भी मिथुन की प्रॉब्लम है, वो अगर उनको आप 4 दिन गाने ना दो तो वो खुद लिख लेते हैं, और इतना बढ़िया लिखते हैं। तो बड़ी शिकायतें हैं मुझे। चलो दो, सोच लिया। हाँ, तुम प्यार करने देती, हाय हाय, तुम्हें इतना प्यार करते, तुम्हें कितना प्यार करते। दैट इज वन सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मुझे लगता है कि इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्रेस उस इंसान को जो मिला नहीं, लेकिन आप उससे खट्टे भी नहीं हो, और आप सिर्फ बता रहे हो कि तुम वहां हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद बात अलग होती। बहुत सारा प्यार मैं तुम्हें करना चाहता था। आप सोचें, इस गीत की भी एक बात बताऊं आपको। मैं जब कहता हूं ना कि मिथुन को पोइट्री अट्रैक्ट करती है, नए कंपोजर्स के लिए बहुत बड़ा एक इनसाइट हो सकता है। हम पहले 2 गाने और पूरे कर लेते हैं। हाँ, मैं 2 गाने पूरे कर लेता हूँ। 3, एक गाना है हमारा हेट स्टोरी 4 में शायद, तुम मेरे हो मेरे रहना। मेरे हो मेरे रहना, बहुत सुंदर कंपोज किया उसको मिथुन ने। और उसके विजुअल्स कभी जस्टिफाई नहीं कर पाए उस गाने की प्योरिटी को, क्योंकि जिस पवित्रता के साथ वो गाना कंपोज किया गया था वो विजुअल्स में उसी नहीं, नग्नता के साथ उसे प्रस्तुत एग्जैक्टली। तो फिर हमने कभी उसकी बात ही नहीं की, और मिथुन तो इतने डिसअपॉइंटेड थे कि उन्होंने कभी वो वीडियो भी नहीं देखा।
उनको मैंने बताया कि यू विल बी हार्ट ब्रोकन, और उन्होंने बोला मनोज जी मैं नहीं देखूंगा, और उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पर अगर आप ऑडियो सिर्फ प्ले कर लें स्पॉटिफाई पे आज, तो मेरे हो मेरे रहना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 4 गिना दिए। एक दिन अकेले में हम तुम, एक दिन अकेले थे हम तुम मुझ में मैं तुम में गुम, मेरे कानों में आहिस्ता से उस रोज कहा था जो तुमने, किसी और से ना वो कहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। 5वां गाना, मिट्टी के बेटे। उफ। ये वो गाने हैं जो मुझे लगता है मनोज मुंतशिर और मिथुन, मैं ऑर्डर बदल दूं इनका, मिथुन और मनोज मुंतशिर, वो हमेशा ड्राइविंग सीट पे रहे हैं। अब इसमें गाने की अभी कहानी सुना रहे थे। किस गाने की बात? हाँ, तुम प्यार करने देती तुम्हें कितना प्यार करते। मिथुन मेरे ऑफिस आए थे एक मीटिंग के लिए, जो हम किसी दूसरी फिल्म के लिए कर रहे थे। शायद हम ये कर रहे थे क्या, एक विलन 2 कुछ तो था, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी फिल्म के लिए मिथुन आए थे। हमारा एक म्यूजिक सेशन होना था। वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, कभी कभी इतने पंक्चुअल हैं कि 15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाते हैं। तो 15-20 मिनट पहले आ गए, मेरी दूसरी मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बस 15 मिनट मुझे दे दो। तो मैंने नहीं मैं तो अर्ली आ गया हूँ, आई विल वेट, आप चिंता मत करो, अपना काम ख़त्म करो। मैं अपनी मीटिंग्स में रहा, और मेरे ऑफिस में एक बड़ा सुंदर सा पियानो है, और उस पियानो पे इत्तफाक से मेरी एक जो पहली किताब थी मेरी, जो कि बेस्ट सेलर हुई, शायद 9th एडिशन में है वाणी प्रकाशन से, मेरी फितरत है मस्ताना खुली रखी हुई थी। पियानो है, मेरी फितरत है मस्ताना है। जो पन्ना खुला था, इत्तफाक देखिए संजोग था, उस पे लिखा हुआ था, कभी दिल निसार करते कभी जान निसार करते, तुम प्यार करने देती तुम्हें कितना प्यार करते। 15 मिनट बाद 5 बजे की मीटिंग, जब मैं वापस आया तो मैं सुन रहा हूँ पियानो पे मिथुन कुछ गा रहे हैं अपनी धुन में, और मैं चुपचाप खड़ा हो गया। ही डिडंट इवन नोटिस मी कि मैं खड़ा हुआ हूँ, और वो एग्जैक्टली यही गाना गा रहे थे, तुम प्यार करने देती तुम्हें कितना प्यार करते। तो मैं आया, तो सॉरी मनोज जी मुझे कुछ दिखा, मैंने कहा यार आप कितने ब्लेस्ड हो, आप यहाँ गाना बनाने नहीं आए थे, आप किसी और काम से आए थे, एंड यू मेड अ सॉन्ग। हाँ मनोज जी, लेकिन देखेंगे कोई जो अच्छी फिल्म होगी जहाँ लगेगा कि ये फिल्म में ये गाने की ज़रूरत है। देन नितेश तिवारी जी की फिल्म थी वो बवाल, बहुत सुंदर फिल्म थी, वो गाना उस फिल्म में गया। तो आप ये देखें कि कभी उस गाने को बनाने के लिए हम मिले ही नहीं थे। अगर उस दिन 15 मिनट पहले ना आ गए होते, और उस दिन पियानो पे मेरी फितरत है मस्ताना का वही पेज ना खुला होता, तो तुम प्यार करने देती तुम्हें कितना प्यार करते, ये गाना कभी नहीं बना। But he is magician. He is magician. Yeah, truly.